ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग, सेल्स, बजटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। हम एक एक करके सब में जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम मार्केटिंग से। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केट वर्ड से निकला है मार्केटिंग। मार्केट यानी कि बाज़ार। तो बाज़ार में दो टाइप की पार्टीज़ होती हैं। एक वो पार्टीज़ होती हैं जिन्हें कुछ प्रोड्यूस करना होता है, जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं। ये आपके गुड्स हो सकती हैं या कोई सर्विसेज हो सकती हैं। तो प्रोसेस एग्जांपल दूं तो आपका साबुन, शैम्पू, आपके इलेक्ट्रिसिटी, आपके सेलुलर सर्विसेज, जो आपके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह होती हैं, तो ये कुछ लोग प्रोड्यूस करते हैं और बाकी लोग उन्हें कंज्यूम करते हैं। ऐसे में कोई प्रोड्यूसर कैसे इंश्योर करेगा कि कंज्यूमर या बायर्स जा करके उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ करें? यहाँ पे रोल आता है हमारे मार्केटिंग का। तो हमारे पास मार्केटिंग की दो डेफिनेशंस हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, और एक हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है। हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मीन्स सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड। Thus, all those activities which are concerned with persuasion and sales of goods and services are called marketing. हर वो चीज़ जिससे कि हम चीज़ अपने गुड्स या सर्विसेज को बेचेंगे, उसे हम मार्केटिंग में एंड करेंगे. The main focus of this concept is on product. We have a product and it has to be sold. So we have to persuade consumers to buy our product. हमें परसुएट करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। और ये हम कैसे करेंगे? पर्सनल सेलिंग्स के थ्रू करेंगे या सेल्स प्रमोशंस के थ्रू करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परसुएट करना चाहते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी इज़ टू अर्न प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स। जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। तो फाइनल वर्ड्स, हमारा सारा फोकस होता है हमारे प्रोडक्ट पे, हमारा सारा पर्पस है सेलिंग्स को बढ़ाने के लिए, एंड दैट एंड्स विद प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स। जितनी ज़्यादा सेल्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट। उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कंसिडर्स द कंज्यूमर्स वांट्स एंड नीड्स एज द गाइडिंग स्पिरिट and focuses on the delivery of such products and services that can satisfy those needs most efficiently. मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। हम ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस बनाएंगे जो हमारे कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे। Thus, marketing starts with identifying consumers' needs and then plan the production of the goods and services accordingly to provide him maximum satisfaction. हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाद में करेंगे, पहले हम ये एसेस करेंगे कि हमारे कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स आखिर में हैं क्या। The focus of this concept is on customer orientation. The marketing activity starts with an assessment of the customer's need and plan the production of the item that satisfy these needs most efficiently. एक एग्जांपल से समझते हैं। Amazon एक ई कॉमर्स साइट है जो आपको आपका सामान घर पे डिलीवर करके देती है। तो उन्होंने कस्टमर्स की नीड्स को पहचाना। लोग चाहते हैं कि उनको रीज़नेबल प्राइस पे सामान उनके घर पे डिलीवर हो जाए, उन्हें घर से बाहर ना निकलना पड़े। तो उन्होंने इस तरीके से अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, उन्होंने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी स्टार्ट की। All marketing activities like product planning, pricing, packaging, distribution and sales promotions are combined into as one coordinated marketing effort. अब ये सारी चीज़ें भी मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। इससे क्या होता है? हम बेहतर सर्विसेज दे पाते हैं अपने कस्टमर्स को। तो अमेज़ॉन का एग्जांपल फिर से लेते हैं। तो आज की डेट में लोग प्रीपेड ऑर्डर्स के लिए भी डरते नहीं हैं। सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो आप उसे प्रीपेड करने के लिए तैयार हैं कि आपको डर नहीं है कि आपको आपका पैसा देने के बाद आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा। आपका प्रोडक्ट भी आपको डिलीवर होगा। आपका प्रोडक्ट अगर सपोज़ डिफेक्टिव है, आपको एज एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपको रिफ़ंड चाहिए, आपको कैंसिलेशन चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको अमेज़ॉन प्रोवाइड कराता है। अब जितना ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस आपको कस्टमर्स को मिलेगा सेल्स के होने के बाद भी, आपको कुछ टेन्योर मिलता है जिसमें आपको अपना कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को रिफ़ंड भी कर सकते हैं और रीपेमेंट भी ले सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज जब आपको पेमेंट के बाद भी मिलती हैं तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज़ होता है, जिससे कि आप न सिर्फ नेक्स्ट टाइम जब आप बाइंग करेंगे तो आप दोबारा अमेज़ॉन पे जाएंगे, प्लस आप अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव को भी एनकरेज करेंगे वहाँ से प्रोडक्ट
परचेज करने के लिए। द मेन एम ऑफ ऑल एफर्ट्स इज टू अर्न प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. दिस implies that if the customers are satisfied, they will continue to buy and many new customers will be added. This will lead to increased sales and so also profits. तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो सेल्स इंक्रीज़ होंगी, सेल्स इंक्रीज़ होंगी तो इन टर्न आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा. सो फाइनल वर्ड्स, यहाँ पे आपका सारा फोकस होता है कस्टमर्स की नीड्स पे, और आप कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, इसको आप कोऑर्डिनेट करोगे मार्केटिंग के हिसाब से, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से आएगा. जितना ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा. उसके बाद बात कर लेते हैं हम सेलिंग्स की. ये मार्केटिंग और सेलिंग बहुत ही एक दूसरे के काफ़ी करीबी महसूस होते हैं. ऐसा लगता है दोनों, कभी बार लोग इसे इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर लेते हैं, जबकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. सेलिंग, it focuses on product and emphasizes on selling what has been produced. In fact, it is a small part of wide process of marketing wherein emphasizes initially on promotion of goods and services and eventually on increase in sales volume. Selling marketing का एक पार्ट है. Selling, जैसा कि हमने अभी इस वाले पार्ट में देखा, मार्केटिंग में हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, प्रमोशंस, ये सब कुछ मार्केटिंग का पार्ट है. और इसी बीच में आता है आपका सेलिंग. सेलिंग यानी कि आपने एक्सचेंज हुआ रुपए का और आपने कुछ पेमेंट किया, उसके बदले में आपको कोई गुड्स या सर्विसेज मिली. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सेलिंग. सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्शन एंड एंड्स एज सून एज द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ टेकन प्लेस. इसके अलावा सेलिंग इज़ कन्फाइंड टू परसुएशन ऑफ कंज्यूमर्स टू बाय फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज. आप कंज्यूमर्स को परसुएट करते हो ताकि वो आपकी गुड्स और सर्विसेज को खरीदे. सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज ओवर एंड एंड्स विद द हैंडिंग ओवर द मनी टू द सेलर बाय द बायर. जहाँ पे प्रोडक्शन ख़त्म हुआ वहाँ पे आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और जहाँ पर आपके बायर ने सेलर को पैसे दिए इतने में आपकी सेलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है. फोकस इज़ ऑन अर्निंग प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल. जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा सेल्स होगी उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग्स होगी, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा. स्ट्रेसेस ऑन नीड्स ऑफ सेलर. सेलर की नीड क्या होती हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें. तो ये कुछ बातें हैं सेलिंग की. अब डिस्कस कर लेते हैं बायर, कस्टमर और कंज्यूमर के बीच का डिफरेंस. ये भी काफ़ी क्लोज टर्म्स हैं तो हम इन्हें भी समझ लेते हैं. बायर से शुरुआत करते हैं. बायर कोई भी इंसान हो सकता है जो कि सामान खरीदता है. वो किसी फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव या फिर रीसेल के लिए भी उसे खरीद सकता है. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई माँ है जिसने कोई बेबी प्रोडक्ट लिया है अपने बच्चे के लिए, तो कंज्यूम तो बच्चा कर रहा है लेकिन बायर कौन है? मदर है. कस्टमर ऑन दी अदर हैंड, कस्टमर हम उस इंसान को कहेंगे जो किसी पर्टिकुलर शॉप से रेगुलरली सामान वगैरह खरीदता है. वो अपने लिए भी हो सकता है, वो किसी दूसरे के लिए भी हो सकता है. तो जिनके साथ इन शॉर्ट आप कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो. तो किसी अनजान शहर में, नई जगह पे फर्स्ट टाइम बाइंग को आप जनरली कस्टमर नहीं प्रेफर करोगे. जिनके साथ आप कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ. रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होती है? जब आप रेगुलरली विजिट करोगे. कंज्यूमर की जब हम बात करते हैं तो कंज्यूमर वो इंसान होता है जो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ करता है, यानी कि कंज्यूम करता है. तो वो एंड यूज़र होता है, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं. तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बजटिंग को. तो बजटिंग क्या होता है? अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंसेस के लेखा जोखा को हम बजटिंग कहते हैं. तो बजटिंग हमारी पर्सनल फाइनेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे गवर्नमेंट के फाइनेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बिजनेसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. जनरली हमारी छोटी क्लासेस में बच्चों को बताया जाता है कि एक आदमी ने बिज़नेस शुरू किया, उसने 100 रुपये किलो सेब खरीदे, 120 रुपये किलो बेच दिए, तो 20 रुपये का उसका प्रॉफिट हो गया और इस तरीके से बिज़नेस रन होता है. लेकिन रियल लाइफ में बड़े बिजनेसेस को बनाने के लिए, बड़े बिजनेसेस को रन करने के लिए चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती हैं. इसमें तमाम तरीके के एक्सपेंसेस, जैसे अलग अलग एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बिजली का बिल, पानी का बिल, मेंटेनेंस कॉस्ट, आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इसके अलावा तमाम तरीके के हमारे इनकम के सोर्सेज भी होते हैं. उन सब का कॉस्ट, इन सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है बिजनेसेस को चलाने के लिए. एंड दिस लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So financial management is
a vital activity in any organization. It is the process of planning, organizing, controlling, and monitoring financial resources with a view to achieve organizational goals and objectives. तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Is an ideal practice for controlling the financial activities of an organization, such as procurement of funds, utilization of funds, accounting, payments, risk assessments and every other thing related to money. तो पैसे से related जो इतनी भी सारी चीज़ें होंगी वो आपकी financial management के अंदर आ जाएंगी. Proper management of organization's finance provide quality fuel एंड रेगुलर सर्विस टू इंश्योर एफिशिएंट फंक्शनिंग. तो आपके बिजनेसेस एफिशिएंटली तभी तक फंक्शन कर पाएंगे जब तक आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक से है. जहां आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगड़ा, ज़्यादा समय तक आपका बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा. तो इस तरीके से हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. टू इंश्योर रेगुलर एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ फंड्स टू द कंसर्न. हमारे जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं उनको सफिशिएंट फंड प्रोवाइड हो. टू इंश्योर एडुकेट फंड्स रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स. ऑब्वियसली जिन्होंने पैसा लगाया है उनको उसका रिटर्न भी मिलना चाहिए. टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन ठीक से होना चाहिए. टू इंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट्स. तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आप देखेंगे, आपके सेवरल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहाँ पे कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड मिलेगा, उस हिसाब से आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होते हैं. इसके अलावा कुछ फंक्शंस हैं हमारे. एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट. सबसे पहले आप प्लान आउट करोगे. प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले भी आप ऑन पेपर सब कुछ सारी तरीके के जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं उनको फिगर आउट करोगे. आप एज मच एज प्रिसाइज एज यू कैन, आप जितना ज़्यादा प्रिसाइज हो सके आपको उतनी डिटेल के साथ प्रिसाइज होना पड़ता है ताकि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक से हो सके. चॉइसेस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स. आप किस तरीके से फंड रेज करोगे, इन्वेस्टर्स कहाँ से लाओगे, या फिर आप लोन किस तरीके से लाओगे. इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड्स. आप फंड्स को किस तरीके से इन्वेस्ट करोगे. अगेन रिस्क एंड रिवॉर्ड सिस्टम. कहाँ कितना रिस्क है, उसके बदले में आपको कितना रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं. इसके अलावा आपका मैनेजमेंट ऑफ कैश. कैश मैनेजमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. जैसे आपकी वेजेस होती हैं, सैलरीज होती हैं, मेंटेनेंस होती है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, वाटर होता है, रेंट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है, ये सारी चीज़ें आपको कैश के अंदर होल्ड करनी होती हैं. तो ये सारी चीज़ें ये भी आपको मैनेज करना होता है क्योंकि ये सब इन सारी चीज़ों का पेमेंट आपको मंथ टू मंथ कैश में करना होता है. तो आप इन्हें ज़्यादा समय तक पोस्टपोन नहीं कर सकते, इन्हें डेट टू डेट फाइनल करना होता है. तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर. तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. सो थैंक यू सो मच.